बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 7 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 को। क्योंकि हमने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में तकरीबन 28 तक स्लाइड कवर किए थे, तो आज की स्पीड में पार्ट नंबर 3 में हम 28 से लेकर 41 तक कंप्लीट स्लाइड को कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें हम एंटीजन, एंटीबॉडी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो इसको हम सारे 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा आप लोगों को लिंक मिल जाएगी दूसरे सब्जेक्ट को भी, अगर आपने नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर देखने हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों से एक और भी बात पूछनी थी, और वो ये है कि आजकल के दिनों में चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम करीब है, कितना घंटे आप लोग पढ़ लेते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी स्टडी और आप लोगों ने बताने हैं। कोई बात नहीं, झूठ नहीं बोलना। अगर आप 3 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ह्यूमरल वर्सेस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए डिटेल से बेसिक टर्म्स की शक्ल में 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। पहले नंबर पर आता है ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब है कि दोनों इम्यूनिटीज़ कब एक्शन में आते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में कहा जा रहा है कि ये रैपिड इन एक्शन आता है, यानी कि जब भी कोई एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो ह्यूमरल इम्यूनिटी वेरी फास्टली इन एक्शन आता है और एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करता है। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में कहा जा रहा है कि ये डिले इन एक्शन है, यानी कि कोई भी एंटीपैथोजन या कोई भी एंटीजन एंटर हो जाता है बॉडी में तो पहले ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्शन में आता है और उसके बाद सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन अपनी ये भी याद रखना है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो वेरी फास्ट होता है और ह्यूमरल इम्यूनिटी का स्लो होता है। तो यहाँ पर ऑनसेट के बारे में बात की जा रही है कि जब भी पैथोजन एंटर हो जाता है तो कौन सा इम्यूनिटी पहला एक्शन करता है, तो वो ह्यूमरल इम्यूनिटी। एक्टिवेशन, जब ये दोनों इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द प्लाज्मा बी सेल एंड सेक्रेशन ऑफ द एंटीबॉडीज़। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करता है, बी सेल में डिफरेंशिएट होता है एंड एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट किया जाता है। एंटीबॉडीज़ अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके टाइप्स भी IgA, IgM, IgE, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके टाइप्स। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या सीक्रेट करता है, साइटोकाइंस। साइटोकाइंस ये हमारे पास प्रोटीन होते हैं, ये इम्यूनिटी को एक्टिव करने में भी ये रोल प्ले करता है और इम्प्लीमेंटरी रिस्पांस में भी हेल्प देता है। मेन सेल, ह्यूमरल इम्यूनिटी के मेन सेल क्या है, बी सेल्स विच आर जनरेटेड एंड मैच्योर इन द बोन मैरो। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि काम पर बनते हैं, बोन मैरो में बी सेल बनते भी है और प्रोड्यूस भी होते हैं। और टी सेल कहाँ पर जनरेट होते हैं, इन द बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एंड मैच्योर इन द थाइमस, टी फॉर थाइमस, ये आप लोगों ने याद रखना है। बी फॉर बोन मैरो, तो बी बोन मैरो में जनरेट भी होता है और मैच्योर भी होता है। और टी सेल बोन मैरो में जनरेट होता है लेकिन थाइमस में मैच्योर होते हैं। पैथोजन्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजन। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी का क्या काम है, किसी भी पैथोजन को किल करना या उसको रेजिस्टेंस शो करना। कौन से पैथोजन को, एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के बाहर जो पैथोजन होते हैं टिश्यू लेवल पर, ये आप लोगों ने ये टर्म याद रखना है, एक्स्ट्रा सेलुलर। और प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंट्रासेलुलर पैथोजन, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या करता है, जो इंट्रासेलुलर होता है यानी कि सेल के अंदर जो पैथोजन एंटर कर जाते हैं, जो बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर जाते हैं, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्शन अपना रोल प्ले करता है। तो ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर है और दूसरा इंट्रासेलुलर है, सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए। मीनिंग एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्स, इसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, एंटीबॉडीज़ आर नॉट फॉर्म। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ नहीं बनते बल्कि टी सेल डायरेक्टली किल करने की एबिलिटी रखती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडीज़, एंटीजन को कौन डिटेक्ट करता है, रिसेप्टर के ज़रिए एंटीबॉडीज़। और यहाँ पर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो किसी भी एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि ये पैथोजन है। एग्जाम्पल ऑफ द सेल, इसमें कौन से सेल होते हैं, टी हेल्पर सेल। ह्यूमरल इम्यूनिटी में टी हेल्पर सेल भी एक्शन रोल प्ले करते हैं। बी सेल को क्या करते हैं, खबरदार रखते हैं, एक्टिवेट करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं जब कोई भी पैथोजन एंटर हो जाता है। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, CD4 एंड CD8 सेल। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ सेल है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के, टी सेल है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं, CD4 एंड CD8 सेल। कैंसर सेल, यहाँ पर कैंसर सेल के साथ क्या किया जाता है,
कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ह्यूमरल इम्यूनिटी कैंसर सेल को एलिमिनेट या किल नहीं कर सकते, लेकिन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल क्या कर सकते हैं, इजीली भी एलिमिनेटेड, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हैं। रिजेक्शन का मतलब है कि उसके किसके खिलाफ काम करता है, इन्वॉल्व इन एनी ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये क्या करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी ये ग्राफ्ट रिजेक्शन को क्या करता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन में इन्वॉल्व है। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब है जब हम कोई भी टिश्यू या कोई भी सेल को एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में थ्रू ऑपरेशन या ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो कौन रिजेक्ट करता है उसे, ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि उसके खिलाफ एक्शन कर सकता है। लेकिन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या करता है, इन्वॉल्व इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये ऑर्गन जब हम किसी किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, तो ये उसके खिलाफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, अगर कोई एंटीजन होते हैं तो उसके खिलाफ कौन एक्शन करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन में रोल प्ले करता है, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में रोल प्ले करता है। अगर कोई वहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कोई एंटीजन प्रोड्यूस होता है, या ऑर्गन जब हम किसी पेशेंट से लिए दूसरे पेशेंट में, अगर उसके साथ कोई एंटीजन आता है तो उसके खिलाफ एक्शन कौन करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कोर फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है ह्यूमरल इम्यूनिटी की, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरियल वायरल एंड पैथोजन। ये एक्स्ट्रासेलुलर जो पैथोजन या बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ अपना एक्शन करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, कौन, ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का कोर फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द इंट्रा सेलुलर बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन। तो ये जो सेल के अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उस पैथोजन के खिलाफ कौन एक्शन करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये डिफरेंस था, आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए 1 by 1, और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोबारा डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन द ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। वही दोबारा डिफरेंस यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि मेन सेल इसमें क्या इन्वॉल्व है, बी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट होते हैं जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट होते हैं जो टी सेल को प्रोड्यूस करते हैं। वेयर डू सेल डेवलप्स, कहाँ पर सेल डेवलप होते हैं, ये बी सेल जो होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी में, ये बोन मैरो में जनरेट भी होते हैं और मैच्योर भी होते हैं। और टी सेल कहाँ पर होते हैं, प्रोड्यूस इन द बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मैच्योर थाइमस, टिप और थाइमस सेल में, थाइमस ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबॉडीज़ कौन से होते हैं इसमें, इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, और टी सेल क्या करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये डिफरेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा। हाउ आर द पैथोजन आइडेंटिफाई, किस तरह पैथोजन आइडेंटिफाई करते हैं किसी एंटीजन को, एंटीजन फ्लोटिंग इन द ब्लड। जब कोई ब्लड में कोई पैथोजन होता है तो उसके खिलाफ ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, और थ्रू एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड सेल। तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड सेल के सरफेस पर रिसेप्टर होते हैं जो टी सेल क्या करते हैं, उसे इजीली रिकग्नाइज करते हैं कि ये एंटीजन है या नॉर्मल सेल है। अगर एंटीजन होता है तो उसे किल किया जाता है, नॉर्मल सेल है तो उसे इग्नोर किया जाता है। हाउ आर द पैथोजन किल, किस तरह पैथोजन को किल किया जाता है, बाय एंटीबॉडीज ह्यूमरल इम्यूनिटी में। एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, बस स्पेशलाइज्ड किलर टी सेल, इसमें स्पेशल किलर टी सेल होते हैं जो किसी भी पैथोजन को किल करने की एबिलिटी रखते हैं। हाउ डू सेल डिवाइड्स वंस दे आर स्टिमुलेटेड, किस तरह सेल डिवाइड होते हैं जब वो स्टिमुलेट होते हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में किस तरह डिवाइड होते हैं, इनटू द प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। या तो प्लाज्मा बी सेल में डिवाइड होते हैं जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, या मेमोरी सेल को जो किसी भी डिजीज़ के हवाले से मेमोरी को स्टोर कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, ताकि वो एंटीजन अगर दोबारा आए तो उसको ईजिली किल किया जा सके। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, सेल डिवाइड इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड टी सेल। तो इसमें जब सेल को स्टिमुलेट किया जाता है तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी किलर सेल या पहले टी हेल्पर सेल को प्रोड्यूस किया जाता है या स्टिमुलेट किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। एंटीजन क्या होता है, कोई भी बाहर से आने वाला पार्टिकल, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या दूसरा कोई पार्टिकल हो, या हमारे बॉडी में अंदर एबनॉर्मल सेल हो, अगर वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले, चाहे वो एंटीबॉडीज़ की शक्ल में या टी किलर की शक्ल में हो, तो इसको हम एंटीजन कहते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीजन दिए गए हैं, और ये हमारे पास एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एंटीबॉडी के साथ किस तरह अटैच होकर एंटीजन को किल किया जाता है।
is in any substance that causes your immune system to prompt the generation of the antibodies. वो कोई सब्सटेंस जो हमारी इम्यून सिस्टम को इशारा दे, एक्टिवेट करे कि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करे, तो उसको हम एंटीजन कहते हैं, उस काज को हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन कैन बी प्रोटीन्स। एंटीजन हमारे पास सिर्फ बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता, ये हमारे पास प्रोटीन भी हो सकता है, या पॉलीसेकेराइड या कॉन्जुगेट्स ऑफ द लिपिड्स, या विद प्रोटीन्स लिपोप्रोटीन, या पॉलीसेकेराइड जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी हमारे बॉडी में कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, कि वो एंटीबॉडीज़ को इसके खिलाफ प्रोड्यूस करे, तो इसे हम एंटीजन कहते हैं। और ये एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। एंटीजन में भी फॉरेन सब्सटेंसेस या कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस हो सकता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सच एज केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस और पोलन या कोई भी पोलन ग्रेन्स वगैरह। इन एंटीजन में आल्सो बी फॉर्म विद इन द बॉडी। ये एंटीजन हमारी बॉडी में भी बन सकता है विद द बैक्टीरियल टॉक्सिन एज टिश्यू सेल्स, या हमारी बैक्टीरियल या कोई भी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल टॉक्सिन को सिक्रेट करता है, या हमारी बॉडी में कोई टिश्यू सेल एबनॉर्मल होते हैं या कैंसर सेल होते हैं। तो एंटीजन कोई भी हो सकता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले। The body recognizes the antigen by three-dimensional shapes or regions called antigenic determinants और epitopes। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीजन को किस तरह रिकग्नाइज करता है या आइडेंटिफाई करता है कि ये एंटीजन है? 3 डायमेंशनल शेप की वजह से, जैसे हम एंटीजेनिक डिटरमिनेंट भी कहते हैं और एपिटॉप्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एंटीजन होता है, इसके ऊपर इस तरह के स्पाइक्स होते हैं जिसकी वजह से इसको रिकग्नाइज किया जाता है कि ये एंटीजन है। स्पेस को, इस जगह को हम क्या कहते हैं? एपिटॉप्स। और हमारे इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं उसके ऊपर भी एक ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैराटॉप। तो इन दोनों की वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और फिर एंटीबॉडीज़ इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये हमारे पास एंटीजन के एपिटॉप्स, ई मीन्स एंटीजन, इस तरह आप रिमेंबर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ दैट मेक द मॉलिक्यूल मोर इफेक्टिव एंटीजन इंक्लूड, वो प्रॉपर्टीज़ जो एंटीजन को मोर एंटीजन बनाता है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? स्टेबल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल दैट एज्यूम एंड मेंटेन द डिफरेंट शेप, वो एंटीजन जो एक ख़ास शेप रखता हो या ख़ास स्टेबिलिटी रखता हो, तो उसकी वजह से एंटीजन मोर इफेक्टिव हो सकता है। या लार्जर मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल विद अ मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन 5000 to 1 lakh डेल्टन्स, तो ये मॉलिक्यूल्स का एक ख़ास वेट है जिसकी वजह से एंटीजन मोर स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल्स दैट आर स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स, या वो मॉलिक्यूल्स जो मोर कम्प्लेक्स हो, जिसका स्ट्रक्चर मोर कम्प्लेक्स हो, वो भी प्रॉपर्टीज़ एंटीजन को एंटीजेनिक बना सकता है। विद अ डिस्टिंक्ट शेप एंड नॉट सब यूनिट कम्बिनेशन, या एक ख़ास यूनिट कम्बिनेशन के साथ जो एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, तो यही प्रॉपर्टी एंटीजन को क्या करता है? मोर इफेक्टिव एंटीजन बना सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? ये हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन के खिलाफ जो एक्शन करता है वो एंटीबॉडीज़ की शक्ल में होते हैं। ये किस चीज़ से बने होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है, आइए डिटेल से पढ़ते हैं। एंटीबॉडीज़ आर द ग्लोमेरुलर प्लाज्मा प्रोटीन। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो ग्लोमेरुलर्स की शक्ल में होते हैं। दे शुगर चेन आर एडेड टू सम ऑफ देयर अमीनो एसिड रेजिड्यूज। तो ये हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये शुगर से भी बने होते हैं और अमीनो एसिड से भी। इन अदर वर्ड्स एंटीबॉडीज़ आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो शुगर प्लस प्रोटीन जब कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, तो इसलिए एंटीबॉडीज़ हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो ये अपने साथ नोट कर ले। प्रोड्यूस बाय बी सेल, कौन प्रोड्यूस करता है? बी सेल प्रोड्यूस करता है। और एंटीजेनिक स्पेसिफिक, एक ख़ास एंटीजन के खिलाफ एक ख़ास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा इम्यून सिस्टम, ये भी अपने साथ नोट कर ले। फॉर एग्जांपल, लॉक एंड की, एक ख़ास ताले के लिए एक ख़ास चाबी होती है, तो इसलिए एक ख़ास एंटीजन के खिलाफ एक ख़ास एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस होता है। बाइंड एंड इनएक्टिवेट द फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीजन के ऊपर बाइंड भी होता है और उसे डेनेचर भी करता है, डिस्ट्रॉय करता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ ईच एंटीबॉडी इज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये भी अपने साथ नोट कर ले कि एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन इसका बेसिक मेन यूनिट है, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन से बना होता है। जैसे कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है तो एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन से बना होता है, तो इसलिए हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। आगे हमारे पास ये वाई शेप मॉलिक्यूल है, ये एंटीबॉडी वाई इन शेप होता है। स्ट्रक्चर किस तरह किस चीज़ से बना होता है आइए पढ़ते हैं। ईच एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स। ये भी अपने साथ नोट कर ले कि हर एक एंटीबॉडी
4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। 2 हैवी चेन, 2 हैवी होते हैं, आप देख सकते हैं ये 2 हैवी चेन होते हैं, एंड 2 लाइट चेन, और ये 2 आप देख सकते हैं 2 लाइट चेन, ये जो पिंक इन कलर है, कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं ये दोनों हैवी एंड लाइट चेन, एंड टू फॉर्म अ वाई शेप मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास वाई शेप मॉलिक्यूल बनाता है, और इसी वाई शेप मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। और एंटीजन कहाँ पर अटैच होता है, ये आप देख सकते हैं, और इस जगह को हम क्या कहते हैं, पेराटॉप। ये अपने साथ नोट कर ले। आगे हमारे पास है Although the general structure of the all antibodies are very similar, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एक ही जैसे वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन a small region at the tip of the Y varies greatly among the different antibody। लेकिन मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ में वाई का जो ऊपर टिप होता है वो मुख्तलिफ होता है, और इसी डिफरेंस की वजह से मुख्तलिफ किस्म के एंटीबॉडीज़ बनते हैं। दिस वेरिएबल रीजन, इसको हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, कंपोज ऑफ द 110 to 130 अमीनो एसिड, और ये 110 से लेकर 130 तक अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है, allowing the millions of the antibodies when slightly different relative of the structures on antigen binding side। तो इसी अमीनो एसिड के डिफरेंट के होने की वजह से, और जो टिप ऑफ द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के एंटीबॉडीज़ सामने आते हैं हमारी बॉडी में। द वेरिएबल रीजन इंक्लूड द एंड ऑफ द लाइट एंड हेवी चेन्स। ये वेरिएबल रीजन जो होता है ये कहाँ पर होता है, एंड द एंड ऑफ द लाइट एंड हेवी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये टिप ऑफ द वाई जो हेवी एंड लाइट जो चेन होता है, इसी के ऊपर एक डिफरेंट रीजन होता है जिसके साथ एंटीजन अटैच होता है, तो इस डिफरेंस की वजह से डिफरेंट एंटीबॉडीज बनती है। हाउ एंटीबॉडी बाइंड टू एन एंटीजन, किस तरह की एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच होती है। ईच एंटीबॉडी बाइंड टू अ स्पेसिफिक एंटीजन, एक ख़ास एंटीबॉडी एक ख़ास एंटीजन के साथ अटैच होकर उसे डिस्ट्रॉय करेगा। एन इंटरेक्शन सिमिलर टू लॉक एंड की, जैसे कि एक ख़ास ताले के लिए एक ख़ास चाबी होती है, इसी तरह एक ख़ास एंटीजन के लिए एक ख़ास एंटीबॉडी होती है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एंटीजन होते हैं मुख्तलिफ कलर्स के साथ, और ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ है। यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का एक ख़ास रीजन होता है जिसे हम पेराटॉप कहते हैं, और एंटीजन का भी एक ख़ास रीजन होता है जैसे कि स्पाइक्स होते हैं, उसे हम एपिटॉप कहते हैं। तो एपिटॉप और पेराटॉप एक दूसरे के साथ अटैच होकर क्या करेगा, एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद वो फिर उसे बाहर बॉडी से निकाल देगा। ओके जी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। टाइप्स हमारे पास एंटीबॉडीज़ के कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, बिकॉज इससे कई एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि कौन सा एंटीबॉडी कौन से एंटीजन के ख़िलाफ़ या कौन से डिजीज़ के ख़िलाफ़ प्रोड्यूस होता है। तो आइए डिटेल से पढ़ते हैं। एंटीबॉडी आइसोटॉप्स, इस सारे टाइप्स को हम आइसोटॉप्स भी कहते हैं। एंटीबॉडीज़ कैन कम इन डिफरेंट वेरियस नॉन एज आइसोटॉप्स और क्लासेज। एंटीबॉडीज़ मुख्तलिफ शक्ल में आते हैं जिसे हम आइसोटॉप्स या क्लासेस कहते हैं। In a placental mammals, there are 5 antibody isotopes known as IgA, IgD, IgE, IgG and IgM। और ये प्लेसेंटल मेमल्स में हमारे पास 5 किस्म के एंटीबॉडीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल IgA, IgD, IgM एंड IgG। बेस्ड ऑन देयर कांस्टेंट रीजन स्ट्रक्चर, डिपेंड करते हैं उसके स्ट्रक्चर की कंपोजिशन पर, एंड इम्यून फंक्शन या इम्यून फंक्शन पर। तो ये हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है कि कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ है। पहले नंबर पर है IgA। IgA में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, और ये म्यूक्यूजल एरियाज़ में प्रोड्यूस होते हैं किसी भी एंटीजन के ख़िलाफ़, या गट रिस्पायरेटरी ट्रैक या ओरिजिनेशियल ट्रैक, या प्रिवेंट कोलोनाइजेशन बाय पैथोजन के जो कोलोनाइजेशन जो कॉम्बिनेशन होती है उसको वो प्रिवेंट करती है। आल्सो फाउंड इन द सलाइवा, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क का। तो इन सारे जगहों का आप लोगों का ज़रूर पता होना चाहिए कि IgA कब प्रोड्यूस होगा। IgD हमारे पास इसका भी 1 टाइप से, एंड फंक्शन मेनली इज एंटीजन रिसेप्टर ऑन द बी सेल। IgD के बारे में आप लोगों ने सिर्फ एक एक्सक्यूज याद रखना है कि ये इज़ एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी सेल्स है, ये बस आप लोगों के लिए ये याद रखना है कि ये बी सेल के
एज अ एंटीजन काम करता है, ये एंटीबॉडी है, लेकिन बी सेल पे एज अ रिसेप्टर काम करता है। दे हैव नॉट बीन एक्सपोज टू एंटीजन, इट्स फंक्शन इज लेस डिपेंडेंट देन अदर आइसोटोप्स कंपेयर टू दूसरे आइसोटोप्स। आईजीडी जो होता है इसका मेनली फंक्शन मालूम नहीं है, लेकिन एक फंक्शन है कि ये बी सेल्स के रिसेप्टर एज अ बी सेल रिसेप्टर होता है किसी भी एंटीजन के लिए। आईजीई क्या होता है? आईजीई इसका वन टाइप है, और आईजीई मीन्स एलर्जी, ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। बाइंड टू एलर्जी एंड ट्रिगर द हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम द मस्ट सेल एंड बेसोफिल सेल। इससे क्या करते हैं? मस्ट सेल से एंड बेसोफिल सेल से हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, और ये एलर्जी को काज करता है। तो आईजीई किसके खिलाफ प्रोड्यूस होगा? आईजीई वो एंटीजन जो एलर्जी को काज करता है। और इसके अलावा इन्वॉल्व इन द एलर्जी में इन्वॉल्व होता है। आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैरासिटिक वर्म्स। दूसरा फंक्शन क्या है? पैरासिटिक वर्म्स के खिलाफ भी ये प्रोड्यूस होता है। आईजीजी के बारे में पहले ये एमसीक्यूज नोट कर ले कि ये 75% ऑफ द सीरम एंटीबॉडीज़ बनाता है, यानी टोटल बॉडी का 75% ये बनाता है, और ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। कौन? आईजीजी। In four forms provides majority of the antibody based immunity against the invading pathogen। किसी भी बाहर से आने वाले पैथोजन के खिलाफ ये क्या करता है? एक्शन करता है, और ये हमारे पास 4 टाइप्स इसके है। The only antigen capable of the crossing the placenta of the given passive immunity to fetus। तो ये मदर में प्लेसेंटा के ज़रिए चाइल्ड में भी ट्रांसफ़र हो सकती है एंटीबॉडी किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले, ये ओनली एंटीबॉडीज़ है जो प्लेसेंटा के ज़रिए फिटस में दाखिल होती है, और ये 75% बनाता है एंटीबॉडीज़ का। आगे हमारे पास है आईजीएम, ये भी अपने साथ नोट कर ले कि आईजीएम एंटीबॉडी जो होता है ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, यानी कि ये उन एंटीबॉडी में से एक एंटीबॉडी है जो सबसे पहले प्रोड्यूस होता है। और ये आईजीएम भी हमारे पास पैथोजन के खिलाफ प्रोड्यूस होता है, और इसका वन टाइप है एक्सप्रेस ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल एंड सिक्रेटेड फ्रॉम वेरी हाई एविडिटी। एविडिटी का मतलब है कि वे बहुत शिद्दत के साथ एंटीजन के साथ अटैच होता है जब कोई भी पैथोजन या एंटीजन बाहर से अंदर आता है। एलिमिनेट द पैथोजन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द बी सेल मेडिएट ह्यूमरल इम्यूनिटी बिफोर देयर इज अ सफिशिएंट आईजीजी। तो आईजीजी को सिक्रेट होने से पहले आईजीएम सिक्रेट होता है, और ये सबसे पहला इम्यून रिस्पॉन्स होता है आईजीएम की शक्ल में। तो ये भी आप लोगों के साथ अपने साथ लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन से एंटीबॉडीज़ कौन से डिजीज़ के खिलाफ प्रोड्यूस होते हैं। फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़ का क्या फंक्शन है? आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एंटीजन के खिलाफ प्रोड्यूस होती है। प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम द एंटरिंग, किसी भी पैथोजन को अंदर आने नहीं देता बॉडी में, या अगर अंदर आ भी जाए तो उसको डैमेज करना किसका काम है? एंटीबॉडीज़ का। दे स्टिमुलेट द रिमूवल ऑफ द पैथोजन बाय मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस को भी स्टिमुलेट करते हैं कि वो किसी भी पैथोजन को किल करे। इन अदर सेल बाय कोटिंग द पैथोजन, या दूसरी सेल को जो पैथोजन को क्या करते किल कर सकते हैं। दे ट्रिगर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन बाय स्टिमुलेटिंग अदर इम्यून रिस्पॉन्सेज सच एज कम्प्लीमेंट पाथवे, और ये कम्प्लीमेंट सिस्टम जो इम्यून सिस्टम होता है उसको भी एक्टिव करता है कि वो उस एंटीजन के खिलाफ अपना रोल प्ले करे, अपना एक्शन ले। तो ये किसका काम है? एंटीबॉडीज़ का। तो 3 फंक्शन पड़े, पैथोजन को प्रिवेंट करना या उसको डैमेज करना, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना, या कम्प्लीमेंट सिस्टम को इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना। ये 3 मेन फंक्शन किसके हैं? एंटीबॉडीज़ के। ओके जी, तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड था। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह अगर टाइम मिले तो हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर हाँ, आपने वो कमेंट भी करना है कि आप लोग कितना स्टडी कर लेते हैं पर डे आजकल के दिनों में, वो कमेंट भी आप लोगों ने करना है। और इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफ़िज़।